नमस्ते छात्रों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत शब्द भंडार व शब्द निर्माण चैप्टर की समझ व इस चैप्टर से संलग्न परीक्षा लक्षी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। छात्रों, भाषा परिवर्तनशील है। बदलते समय के साथ विश्व की समस्त भाषाओं के रूप भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे भाषा का व्यवहार परिवेश विस्तृत बनता जाता है, वैसे वैसे वह भाषा नए नए शब्दों को, नवीन शब्दों को अपनाती जाती है। और जो भाषा इस परिवर्तनशीलता को छात्रों नहीं अपनाती, अर्थात जिन भाषाओं में नए नए शब्दों का संयोजन रुक जाता है, वह भाषा धीरे धीरे मृत प्रायः हो जाती है। जिस प्रकार नदी या झरने का पानी एक ही जगह रुक या थम गया तो धीरे धीरे वह पानी सड़ने लगता है और बाद में वह जल किसी के लिए कोई काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार कोई भी भाषा अपने सीमित क्षेत्रीय शब्दों की प्राचीरों में ही बंधी रहती है। अर्थात छात्रों, जो भाषा उदारतापूर्वक अन्य भाषा के शब्दों को नहीं अपनाती या उन्हें नहीं स्वीकारती, वह भाषा, उस भाषा का विकास छात्रों बंधे हुए पानी की तरह कुंठित हो जाता है, उस भाषा का विकास, और बाद में वह भाषा धीरे धीरे मृत हो जाती है। अब छात्रों, हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में भी छात्रों संस्कृत भाषा के अनेक शब्द, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के भी अनेक शब्द हिंदी भाषा में आए हैं। तो देशज व विदेशज, यौगिक एवं शंकर शब्दों की भी हिंदी भाषा में भरमार है। और यही वजह है कि हिंदी भाषा मुक्त और उदार रही। तभी तो अपने व अन्य भाषाओं के शब्द भंडार के कारण वह आज भी लोकप्रिय व प्रसिद्ध भाषा बनी हुई है हम भारतीयों के लिए। हिंदी फिल्में एवं हिंदी सीरियल देश विदेश में मशहूर है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदी भाषा की यह परिवर्तनशीलता एवं उदारता ही छात्रों कारणभूत है कि वह अन्य भाषा भाषियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकी है। अब छात्रों, हिंदी भाषा की शब्द समृद्धि की बात करें तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, मूल स्रोत एवं विकास के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। तीसरा, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, व्याकरण में प्रयोग के आधार पर। उपरोक्त वर्गीकरण में से प्रथम वर्गीकरण आधारित शब्दों के अलग अलग भेद एवं उस पर आधारित प्रश्नों उत्तर परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। अतः इस ऑडियो में हम इस प्रथम वर्गीकरण से संलग्न बातों पर ही आज चर्चा करेंगे। छात्रों, प्रथम वर्गीकरण मूल स्रोत या उद्गम के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को हम 6 भेदों में विभाजित कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, अनुकरणवाचक, देशज और विदेशज या विदेशी। छात्रों, शब्दों के इन उपरोक्त 6 विभाजन आधारित आपको जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं, उसकी बात करें उसके पहले यहाँ शब्द किसे कहते हैं उसे पहले हम समझ लें। छात्रों, क, ख, ग आदि अक्षर है, पर जब इन्हीं अक्षरों को हम जोड़ते हैं और एक निश्चित अर्थ प्रतिपादित होता है, तब अक्षरों के इसी सम्मिश्रण या गठन को, बनावट को शब्द कहा जाता है। यानी अक्षरों के संयोजन से ही शब्द बनता या बनते हैं और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं या बनता है। उदाहरण से इस बात को हम समझे तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ शब्द लेते हैं गगन। छात्रों, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि गगन अर्थात नभ, आकाश, आसमान, लेकिन खाली ग या खाली न का कोई अर्थ नहीं निकलता। और ग या न अक्षरों को अलग अलग रूप में हम देखें तो इस ग और न का गगन से भी कोई संबंध नहीं है, पर जब हम ग, न आदि को जोड़कर लिखते हैं, उन्हें साथ मिलाकर लिखते हैं, तभी तो गगन शब्द बनता है, जो एक विशेष अर्थ को प्रतिपादित करता है, जिसका अर्थ है आकाश या आसमान। और यह अक्षरों का सार्थक या अर्थपूर्ण गठन या बनावट ही शब्द कहा जाता है। दूसरा उदाहरण लें तो कमल। छात्रों, कमल एक फूल है, पर क, म, ल इन तीनों अक्षरों को अलग अलग हम करते हैं तो इन अक्षरों का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, और ना ही क, म और ल अक्षरों का कमल से कोई संबंध है। पर जब हम क, म और ल को एक साथ लिखेंगे तभी तो कमल अर्थ निकलेगा। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर एक प्रश्न छात्रों यह बहुत ही परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और वह प्रश्न है, शब्द
किसे कहते हैं? तो छात्रों इसका जवाब है अक्षरों के सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण गठन या बनावट को शब्द कहते हैं। जब एक से अधिक अक्षरों का संयोजन किसी विशेष अर्थ को प्रतिपादित या प्रकट या व्यक्त करता है या किसी विशेष अर्थ की तरफ वह अक्षरों का संयोजन इशारा करता है तो उसे शब्द कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो अलग अलग अक्षरों को इस प्रकार जोड़ना कि जिससे कोई अर्थ निकलता हो, जैसे कि सरल, अजगर, गरल, नमन, घर आदि। छात्रों यहाँ स, र और ल अक्षरों को जोड़कर ही सरल शब्द बना है जिसका अर्थ है आसान, इजी। बाकी के उदाहरण अब आप समझ गए होंगे। अब छात्रों हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। उसकी बात करें तो उसमें पहला है मूल स्रोत या उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद, और उसके बारे में हमने आरंभ में ही थोड़ा बहुत हमने समझ लिया, जान लिया। फिर मैं यहाँ दोबारा उसे रिपीट कर लूँ कि मूल स्रोत या उद्गम की दृष्टि से शब्दों के 6 भेद हैं: तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, अनुकरणवाचक, देशज, और अंतिम है विदेशज या विदेशी भाषा के शब्द। और इन 6 भेदों में से प्रमुख भेद है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशी भाषा के शब्द। छात्रों यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि शब्दों के जो उपरोक्त 4 भेद उद्गम की दृष्टि से किए गए हैं, उन्हीं 4 भेदों के आधार पर एक एक प्रश्न है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब छात्रों इन उपरोक्त सारे भेदों की हम क्रमशः समझ एवं उसके प्रश्नोत्तर आदि की चर्चा अब हम करेंगे। उद्गम या मूल स्रोत की दृष्टि से हिंदी में प्रयुक्त शब्दों का पहला भेद है तत्सम शब्दों। अब छात्रों आपके मन में यह सवाल पैदा होगा कि भला ये तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, या हिंदी में ऐसे कौन कौन से तत्सम शब्द हैं? तो छात्रों सबसे पहले तो हमें तत्सम शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। छात्रों तत् या तस्य अर्थात उसके और सम अर्थात समान। छात्रों हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में अनेकानेक संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है, बढ़ गया है। और वैसे भी संस्कृत तो प्रत्येक भारतीय भाषा की जननी है, अतः हिंदी में ऐसे संस्कृत तत्सम शब्दों की संख्या लगभग 45% है। और इन्हीं संस्कृत तत्सम शब्दों की अधिकता ने ही हिंदी भाषा को समृद्ध किया है, जैसे कि आश्रम, धातु, नगर, बुद्धि, भ्राता, पिता, अक्षर, अग्नि, अध्यक्ष, बंधु आदि हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से आ गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों कि हिंदी भाषा के शब्दों का मूल स्रोत या उद्गम संस्कृत है और हिंदी भाषा में अनेक शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के या बदलाव के प्रयुक्त होते हैं। तो छात्रों ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहे जाते हैं। और वैसे भी जब हम किसी भी भाषा के मूल शब्दों को ज्यों के त्यों उसी रूप में जब उन शब्दों को हम अपनी भाषा में अपना लेते हैं या उसे प्रयुक्त या उनका प्रयोग जब हम अपनी भाषा में ज्यों के त्यों स्वरूप में करते हैं तो वह सारे शब्द तत्सम शब्द कहे जाते हैं। और इसी आधार पर एक प्रश्न आपको बहुत ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और वह प्रश्न है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो छात्रों इसका उत्तर है जो संस्कृत शब्द बिना परिवर्तन के मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या किसी भी भाषा के मूल शब्द को हम जब ज्यों के त्यों स्वरूप में अपनी भाषा में हम अपना लेते हैं तो उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। अब छात्रों हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का उद्गम या मूल स्रोत की दृष्टि से दूसरा भेद है तद्भव शब्द। अब छात्रों आपके मन में ये समझ या ये सवाल पैदा होगा कि भाई ये तद्भव शब्द क्या है। तो छात्रों तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत या प्राकृत से या प्राकृत भाषा से विकृत होकर, या यूँ कहें कि तद्भव शब्द यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे ज्यों के त्यों स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए कुछ परिवर्तन और कुछ देश काल यानी कि स्थान व समय के प्रभाव से विकृत होकर या परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त हुए हैं और उनके मूल रूप का पता नहीं चलता है। तो ऐसे शब्दों को छात्रों तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे कि अंधेरा, सांस, अंगूठा, ऊंचा, हाथी, बहू, दूध, खेत, खीरा, ग्राहक आदि। छात्रों तद्भव का अर्थ ही है तत् प्लस भव, अर्थात उसमें यानी
संस्कृत से उत्पन्न। हिंदी भाषा में अधिकांश तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, परंतु कुछ एक शब्द प्राकृत भाषा से भी आए हैं। और इस दृष्टि से तद्भव शब्द के दो प्रकार हैं, एक संस्कृत से आने वाले तद्भव शब्द और दूसरा प्रकार है सीधे प्राकृत से आने वाले तद्भव शब्द। और उनके उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, आप छात्र उसे देख लीजिएगा। आप छात्रों, तद्भव शब्दों की उपरोक्त समझ आधारित एवं एक प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं या तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो इसका जवाब है, तद्भव शब्द यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के होते हैं किंतु थोड़े या किंचित परिवर्तन या बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। या यूँ कहें कि जो शब्द संस्कृत या पाली प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अब छात्रों, उद्गम की दृष्टि से हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का तीसरा भेद है देशज शब्दों। छात्रों, देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति यानी उनकी उत्पत्ति कैसे या कहाँ से हुई इसका पता ही नहीं चलता। तो ऐसे शब्दों को छात्रों देशज शब्द कहते हैं। ये अपनी ही देश में बोलचाल से बने हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्दों को लोक भाषा की उपज भी कहा जा सकता है। हेमचंद्राचार्य ने देशज शब्दों को देसी कहा है, जिनकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं हुई होती है। तो विदेशी विद्वान जॉन बॉक्स ने देशज शब्दों को अनार्य स्रोत से संबंधित माना है। लोक भाषा में ऐसे शब्दों की अधिकता है और ऐसे देशज शब्दों के उदाहरण देखें तो चिड़िया, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, लोटा, पेड़, रोटी आदि छात्रों देशज शब्द है। इन्हीं देशज शब्दों पर आधारित छात्रों एक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, और वह प्रश्न है, देशज शब्द किसे कहते हैं या किन शब्दों को देशज कहा जाता है। तो इसका जवाब है, देशज शब्द यानी ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का या उद्गम का स्रोत का पता ही नहीं चलता और जो बहुत समय से भाषा में प्रयुक्त होते रहे हैं, और ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तथा ऐसे शब्द बोलचाल की भाषा से ही बने होते हैं, निर्मित होते हैं। ऐसे सारे शब्दों को छात्रों देशज शब्द कहा जाता है। अब छात्रों, उद्गम की दृष्टि से या मूल स्रोत की दृष्टि से शब्दों का चौथा महत्वपूर्ण भेद है विदेशी शब्दों। छात्रों, नाम से ही पता चल जाता है कि जो शब्द किसी भाषाओं से, किसी विदेशी भाषाओं से, अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में आए हों या हिंदी भाषा में उनका प्रयोग या उपयोग होता है और वे शब्द हिंदी के ही हमारे लगते हों, तो ऐसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को आगत या गृहीत शब्द भी कहा जाता है। छात्रों, हिंदी भाषा में जो विदेशी शब्द प्रयुक्त होते हैं वे शब्द प्रायः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाओं के अधिक है। और इनमें भी छात्रों अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में डाल दिया है और उनमें कुछ हेरफेर उच्चारण सुविधा हेतु कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिनके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। और छात्रों, इन अलग अलग विदेशी भाषाओं के शब्दों के उदाहरण देखें तो अरबी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्द हैं अदालत, औरत, मुकदमा आदि। तो फारसी भाषा से आए शब्द हैं आदमी, चाकू, दुकान आदि। तुर्की भाषा से आए हुए शब्दों के उदाहरण हैं तोपें, लाश, चमचा आदि। तो अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्दों की तो भरमार है, और वह अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रयुक्त शब्द हैं क्रिकेट, अपील, ट्यूशन, डायरी, नंबर, नोटिस, नर्स, पार्टी, मीटिंग, कोर्ट, जेल, कमिश्नर आदि। तो पुर्तगाली भाषा के कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हैं, जो यहाँ मैंने दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब छात्रों, इस मुद्दे से संलग्न एक प्रश्न है जो आपको परीक्षा के लिए काम आएगा, और वह प्रश्न है हिंदी भाषा में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। छात्रों, इस प्रश्न का जवाब है कि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से अरबी, फारसी,
तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अब छात्रों, मूल स्रोत या उद्गम की दृष्टि से शब्दों के पांचवें वर्गीकरण की बात करें तो शब्द का पांचवा भेद है हिंदी भाषा में प्रयुक्त अर्ध तत्सम शब्द। छात्रों, नाम से ही पता चल जाता है या मालूम पड़ जाता है कि ऐसे शब्द जो पूर्ण रूप से तत्सम नहीं होते हैं। छात्रों, ये ऐसे शब्द है जो संस्कृत और प्राकृत से मामूली परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इनका यह परिवर्तन रूप तत्सम शब्दों की अपेक्षा कम होता है तथा ये शब्द तत्सम शब्दों की तुलना में अपने मूल शब्द से अधिक निकट जान पड़ते हैं, पर ये पूरी तरह तत्सम नहीं होते हैं, जिसके उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और छात्रों, इस पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको काम आएगा परीक्षा में, और वह प्रश्न है अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो शब्द संस्कृत या प्राकृत से मामूली परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। और अब छात्रों, मूल स्रोत या उद्गम की दृष्टि से शब्दों का अंतिम वर्गीकरण या भेद है अनुकरणवाचक शब्दों। छात्रों, कल्पित ध्वनि या आवाज के आधार पर जिन शब्दों का गठन या निर्माण होता है उन्हें अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं, जैसे कि फड़फड़ाना, गड़गड़ाहट, चहचहाना, काँव काँव, कैं कैं, भय भय आदि। और छात्रों, ये जो अंतिम दोनों वर्गीकरण आधारित जो प्रश्न बनते हैं या प्रश्न है वह बहुत ही कम पूछे जाने की संभावना होती है, अतः इसकी संक्षिप्त समझ ही मैंने यहाँ दी है। ओके, उम्मीद है छात्रों, शब्द भंडार और शब्द निर्माण दोनों चैप्टर को मिलाकर जिन मुद्दों को, प्रश्नों को मैंने यहाँ समझाया है उसे यहाँ आप अच्छे से इस ऑडियो के माध्यम से समझ गए होंगे।